हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जो जर्नी है ना, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। हम एसेंशियली अपने आसपास की दुनिया में छुपी हुई केमिस्ट्री के इस सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं। एवरीडे लाइफ में लिटरली हमारी नाक के नीचे केमिकल रिएक्शंस लगातार हो रहे हैं, पर हम उन्हें अक्सर नोटिस ही नहीं करते। Okay, let's dive right into this and uncover the actual magic of chemical reactions and equations. So, Section 1. Daily life के chemical changes. Let's look at the clues all around us. देखिए, साइंस सिर्फ लेबोरेटरी की उन टेस्ट ट्यूब्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ऐसी मिस्ट्रीज रोज अनफोल्ड हो रही हैं। गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर दूध का खराब हो जाना, लोहे का तवा, पैन या कील अगर ह्यूमिड हवा में छूट जाए तो उसमें जंग लग जाना, अंगूर का फर्मेंट होना, खाना पकना, हमारी बॉडी में खाने का डाइजेस्ट होना और यहाँ तक कि हमारा नॉर्मल सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। अब इन सभी सिचुएशंस में एक कॉमन बात क्या है? वेल, द इनिशियल सब्सटेंस एंटायरली चेंजेस इट्स आइडेंटिटी। उसकी ओरिजिनल नेचर और आइडेंटिटी पहले जैसी रहती ही नहीं है। जब भी ऐसा परमानेंट चेंज होता है, वी कैन ऑफिशियली से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, केमिकल इक्वेशंस लिखना। लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्टर फॉर्म। अगर हमें अपनी इन फाइंडिंग्स को दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करना है तो हमें इन रिएक्शंस की एक प्रिसाइज, यूनिवर्सली अंडरस्टूड लैंग्वेज आनी चाहिए। ध्यान से देखिए इस एवोल्यूशन को। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है, वी कैन राइट इट सिंपली एज अ वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के लेफ्ट साइड पर हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर हमारा प्रोडक्ट। बट इसको और भी कंसाइज बनाने के लिए वी यूज केमिकल फॉर्मूला। तो हमारी वर्ड इक्वेशन बन जाती है एक स्केलेटल इक्वेशन, Mg + O2 gives MgO। वर्ड से फॉर्मूलाज पर आने से चीजें बहुत कंसाइज हो जाती हैं। बट वेट अ सेकेंड, इज दिस इक्वेशन परफेक्ट? ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, पर राइट हैंड साइड में सिर्फ एक। दिस मीन्स मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स। ये एक अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन है। And that brings us to Section 3. Equations को बैलेंस करना, conservation of mass का खेल। Welcome to the actual interrogation phase of our journey. हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई, लेकिन अब हमें स्ट्रिक्टली इंश्योर करना है कि वो इस यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को ओबे करें। हम इन बैलेंस्ड इक्वेशंस के साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टेक्स्ट की एग्जैक्ट लाइन एक्सप्लिसिटली कहती है, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स का जितना टोटल मास था, उतना ही एग्जैक्ट मास प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए। एटम्स का नंबर रिएक्शन से पहले और बाद में एग्जैक्टली सेम रहना ही चाहिए। यू सिंपली कैनॉट मेक एन एटम डिसअपीयर और मैजिकली अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। तो अब सवाल ये है कि हम इन्हें बैलेंस कैसे करें। लेट्स वॉक थ्रू द ऑफिशियल हिट एंड ट्रायल मेथड स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, इस प्रोसेस को किसी स्कैरी मैथ प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल मत देखिए। जस्ट ट्रीट इट लाइक अ सिंपल लॉजिक पजल। स्टेप 1, ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। मतलब उन फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टेप 2, एलिमेंट्स के एटम्स की एक लिस्ट बना लो। स्टेप 3, बैलेंसिंग, हमेशा उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। एंड स्टेप 4, फाइनली दोनों साइड्स चेक करके अपनी इक्वेशन की करेक्टनेस वेरीफाई करो। लेट्स एक्चुअली प्रैक्टिस दिस टुगेदर। लेट्स लुक एट द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड वाटर। इक्वेशन बनती है Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इनिशियल काउंट्स देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयन यानी Fe का सिर्फ 1 एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस लग रहा है 2 and 2, पर ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4। द ग्लेयरिंग मिसमैच इन आयन एंड ऑक्सीजन एटम्स क्लियरली शोज कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। हमारा रूल क्या कहता था? Start with the compound that contains the maximum number of atoms. यहाँ पर Fe3O4 सबसे बड़ा कंपाउंड है एंड उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, पूरे 4 एटम्स। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में H2O के आगे 4 का कोएफिशिएंट लगा देते हैं। रिमेंबर द बॉक्स रूल? हम H2O को H2O4 नहीं लिख सकते, हमें बस उस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के बाहर 4 मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से अब दोनों साइड्स 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए हैं। अब इस सेम हिट एंड ट्रायल प्रोसेस को बाकी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। आयरन को बैलेंस करने के लिए हमने LHS में Fe के आगे 3 लगा दिया। हाइड्रोजन अब 4 H2O मॉलिक्यूल्स की वजह से LHS में 8 हो गया था, तो RHS में भी हमने H2 के आगे 4 लगाकर उसे 8 कर दिया। अब फाइनल काउंट्स चेक करके देखिए, Fe, H और O तीनों परफेक्टली मैच कर रहे हैं दोनों साइड्स पर। Our final balance state is 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। एंड इसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इनके आगे फिजिकल स्टेट्स भी लिख देते हैं, लाइक S for solid iron and G for steam water। The equation is officially solved and balanced. Alright, Section 4, combination reactions or heat, bringing things together. फैंटास्टिक डिटेक्टिव वर्क सो फार गाइस। आप देखने वाली बात ये है कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेट्स कैटेगराइज द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सस्पेक्ट्स इन आवर इन्वेस्टिगेशन, स्टार्टिंग विद रिएक्शंस दैट ब्रिंग थिंग्स टुगेदर। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कहती है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, 2 या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक सिंगल कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बनाती हैं। थिंक ऑफ इट लाइक A + B gives AB। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंकर पॉइंट फॉर दिस कैटेगरी। लेट्स सी दिस इन रियल एक्शन। यहाँ देखिए,
कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कॉमनली क्विक लाइम भी कहते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली इस बीकर को टच करेंगे ना, इट विल एक्चुअली फील वेरी हॉट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म जस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट, स्लेक्ट लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट नोटिस द मैसिव अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड हियर। वो रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यही स्लेक लाइम सॉल्यूशन पुराने जमाने में और आज भी दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यूज होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मेरे पास आपके लिए एक और बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल है। डू यू नो दैट हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक्चुअली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? हमारे टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली दी गई इस इक्वेशन को देखिए। जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म यानी ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे इंपॉर्टेंटली एनर्जी रिलीज करता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आवर ओन एवरीडे ब्रीदिंग इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो एक्टिवली हमें जिंदा रख रही हैं। फाइनली वी रीच सेक्शन 5, डीकॉम्पोजिशन, यानी एक से अनेक में ब्रेक डाउन होना। ये लिटरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जैक्ट ऑपोजिट टाइप है। यहाँ हमारा एक ही सिंगल सस्पेक्ट कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे अलग अलग पीसेस में बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी की जरूरत तो होगी ही। हम 3 मेन मेथड्स या टूल्स का यूज कर सकते हैं टू फोर्स अ सिंगल रिएक्टेंट टू ब्रेक इट्स बॉन्ड्स एंड फॉर्म सिंपलर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, जो आग या हीट से किया जाता है। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। एंड थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो डायरेक्टली सनलाइट की मदद से होता है। Let's look at the actual evidence for these methods. यहाँ साइड बाय साइड देखिए। एक तरफ जब हम लेड नाइट्रेट को अग्रेसिवली डायरेक्ट हीट करते हैं, विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है और ऐसी ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स एमिट करता है। यहाँ ध्यान दें, एक सिंगल रिएक्टेंट 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट गया। दूसरी तरफ हम डायरेक्ट हीट नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। एक पूरे सेटअप में बैटरी और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लिटरली लिक्विड वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एक्टिवली एट वर्क। एंड दिस ब्रिंग्स अस राइट टू आवर फाइनल मिस्ट्री फॉर टुडे। सोचो, अगर आप थोड़ा सा व्हाइट सिल्वर क्लोराइड पाउडर एक चाइना डिश में धूप में बाहर छोड़ दें तो वो थोड़ी देर बाद अजीब सा ग्रे क्यों हो जाता है? वेल, दिस इज योर टेक अवे चैलेंज। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। द इनक्रेडिबल रॉ पावर ऑफ सनलाइट एक्चुअली ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म प्लेन सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। वो ग्रे कलर और कुछ नहीं बल्कि सिल्वर मेटल है। मेक श्योर यू थॉरली रिव्यू दिस एग्जैक्ट इक्वेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट। एज यू सॉ टुडे, साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है, इट इज एवरीवेयर अराउंड अस, जस्ट वेटिंग टू बी डिकोडेड। 1. Displacement reactions. ओके, तो इमेजिन कीजिए हम लैब में हैं और एक बहुत ही कूल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम 3 आयरन नेल्स यानी लोहे की कीलें लेते हैं और उन्हें सैंडपेपर से अच्छी तरह रब करके क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल ताकि उन पर कोई रस्ट ना रहे। फिर हम इनमें से 2 नेल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें पहले से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इसे करीब 20 मिनट तक बिना डिस्टर्ब किए वैसे ही छोड़ देते हैं। और हाँ, एक नेल को हम बाहर ही रखते हैं एज अ कंट्रोल अपने फाइनल कंपैरिजन के लिए। 20 मिनट बाद क्या लगता है, क्या जादू होगा? चेक दिस आउट। नोटिस कीजिए कि जो आयरन नेल सोल्यूशन के अंदर थी उसका कलर अब एकदम ब्राउनिश हो गया है और जो कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू कलर था ना, वो बिल्कुल फेड हो गया है। आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली क्या केमिकल मैजिक हुआ कि आयरन ब्राउनिश हो गया और वो ब्लू कलर लाइट पड़ गया? लेट्स डिकोड दिस टुगेदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. So the main takeaway यहाँ पर ये है कि आयरन ने वर्चुअली कॉपर को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है और खुद केमिकल स्ट्रक्चर में उसकी जगह ले ली है। इस फिजिकल एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग या डिस्प्लेसिंग को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंपल राइट? अगर इन्हीं रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में देखें तो पहली इक्वेशन बिल्कुल वही है जो हमने अभी डिस्कस की। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अब जिंक और लेड भी बिल्कुल सेम तरह से बिहेव करते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर, और लेड जब कॉपर क्लोराइड के पास आता है तो वो बनाता है लेड क्लोराइड और कॉपर। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? वेल, इट्स ऑल अबाउट पावर। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, इसीलिए बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो नेचुरली कॉपर को उसके कंपाउंड से आराम से डिस्प्लेस कर देते हैं। मेक्स परफेक्ट सेंस। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस बार का प्रोसीजर ना बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। एक टेस्ट ट्यूब में आप लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए और दूसरी टेस्ट ट्यूब में करीब 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लीजिए। दोनों सॉल्यूशंस बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं। अब आपको बस इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है। पिछले एक्सपेरिमेंट में तो हमने कलर चेंज देखा था। आप गेस कर सकते हैं यहाँ क्या होने वाला है जब ये 2 क्लियर लिक्विड्स मिलेंगे? जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, अचानक से एक व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो पानी में बिल्कुल नहीं खुलता।
वो दोनों क्लियर लिक्विड्स एकदम से मिल्की हो जाते हैं। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रेसिपिटेट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दो कंप्लीटली क्लियर सोल्यूशन से अचानक ये नया व्हाइट सब्सटेंस एग्जैक्टली फॉर्म कैसे हुआ? इसका रूल बहुत क्लियर कट है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इक्वेशन को ध्यान से देखिए। Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ बना है ना, ये एक्चुअली बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 है। यह स्पेसिफिक व्हाइट प्रेसिपिटेट सल्फेट और बैरियम आयंस के आपस में इंटेंसली रिएक्ट करने से फॉर्म होता है। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट बना है सोडियम क्लोराइड, वो क्वाइटली सोल्यूशन में ही डिसॉल्व रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। आपने अगर नोटिस किया हो तो सोडियम और बैरियम ने लिटरली अपनी जगह एक दूसरे के साथ स्वैप कर ली है। बाय डेफिनेशन, सच रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये वो की फ्रेज है जो आपको हमेशा याद रखना है। दोनों तरफ से बराबरी का एक्सचेंज हो रहा है, हेंस इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट। Alright, let's step into section 3, oxidation and reduction. यहाँ एक चाइना डिश में हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर लिया है और हम सिंपली उसे हीट कर रहे हैं। हीट करने पर आप देख सकते हैं कि कॉपर पाउडर का जो सरफेस है ना, वो अचानक से एक काले रंग के सब्सटेंस से पूरी तरह कोट हो जाता है। ये मिस्टीरियस ब्लैक कोटिंग कहाँ से आई? वेल, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें, हीट करने पर एटमॉस्फेयर में जो हवा की ऑक्सीजन थी वो डायरेक्टली कॉपर के साथ जुड़ गई। ये ऑक्सीजन का केमिकल जुड़ना और निकलना ना नेचर में बहुत स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करता है। ऑक्सीडेशन का क्लियर मतलब है इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरी तरफ रिडक्शन का मतलब है इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हाइड्रोजन का रोल ऑक्सीजन के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है केमिस्ट्री में। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन गेन करता है तो वो डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है। नाउ हियर केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट छुपा है। ये दोनों प्रोसेसेस ना कभी भी अकेले नहीं होते। वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर शॉर्ट में सिंपली रिडॉक्स रिएक्शंस। सो द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन फ्रीली दे रहा है तो दूसरा उस ऑक्सीजन को डेफिनेटली ले रहा होगा। ये दोनों बिल्कुल साइमल्टेनियस हैंड इन हैंड चलने वाले प्रोसेसेस हैं। इन रिडॉक्स रिएक्शंस को थोड़ा और डीपली इक्वेशंस में देखते हैं। पहली वाली देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब इसे इफेक्टिवली हीट किया जाता है तो बनाता है कॉपर प्लस वाटर। यहाँ COO ने ऑक्सीजन टोटली लूज कर दी, मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहाँ सीधा सीधा रिडक्शन हुआ, और उसी एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पर H2 ने वो सेम ऑक्सीजन गेन कर ली, जिसका मतलब हाइड्रोजन का वहां ऑक्सीडेशन हुआ। एक का डायरेक्ट लॉस और दूसरे का इमीडिएट गेन। एग्जैक्टली सेम वे में दूसरी इक्वेशंस में देखिए, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO बनता है और ZNO रिड्यूस होकर फ्रीली Zn बन जाता है। It's truly a perfect, continuous balancing act of nature. And finally, Section 4, Everyday Effects of Oxidation. Let's officially connect the lab back to our everyday lives. आप सबने अपनी रियल लाइफ में कोरोशन यानी जंग लगना तो फॉर श्योर जरूर देखा होगा। जब कॉमन मेटल्स कंटिन्यूअसली मॉइस्चर या एनवायरमेंटल एसिड्स के हार्श कांटेक्ट में आते हैं तो उन पर धीरे धीरे अटैक होता है। आयरन को अगर हम ऐसे ही खुले में कुछ वक्त छोड़ दें तो उस पर स्लोली एक रेडिश ब्राउन पाउडर की थिक कोटिंग आ जाती है। इसे ही हम कॉमन लैंग्वेज में रस्टिंग कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ लोहे तक लिमिटेड नहीं है। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स पर वक्त के साथ एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर स्टैच्यूज पर एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कोटिंग डेवलप होती है। और पता है, इस ग्रेजुअल प्रोसेस का कॉस्ट एक्चुअली बहुत हैवी होता है। कोरोजन की वजह से ग्लोबल स्केल पर हर साल कार बॉडीज, मैसिव ब्रिजेस और लॉन्ग आयरन रेलिंग्स को कंप्लीटली रिप्लेस करने में इनॉर्मस डैमेज और पैसा खर्च होता है। इट्स अ मैसिव रियल वर्ल्ड इशू दैट स्टार्ट्स विद अ टाइनी रिएक्शन। और फूड में, खाने पीने की चीजों में भी ऑक्सीडेशन डेफिनेटली अपना इफेक्ट दिखाता है। कभी आपने पुराने डीप फ्राइड तेल वाले खाने को स्मेल किया है जो बहुत लंबे वक्त से बाहर टेबल पर रखा हो? उसका टेस्ट और उसकी स्मेल कितनी अजीब और जेन्युइनली खराब हो जाती है, राइट? इसका साइंटिफिक रीजन बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. इस पूरे स्पॉइलिंग प्रोसेस को हम एग्जैक्टली रेंसिडिटी कहते हैं। यही एग्जैक्ट केमिकल वजह है कि ऑक्सीडेशन को डिलिबरेटली स्लो डाउन करने के लिए पैकेज्ड फूड्स में आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं और उन्हें हवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाकर केयरफुली एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। तो चलिए लैब से स्टार्ट हुए इस सफर को एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? जी हाँ, वो एक्स्ट्रा लार्ज चिप्स का पैकेट जो हमेशा खोलते ही लगता है कि बस आधा हवा से भरा हुआ है, एक्चुअली उस एम्प्टी स्पेस में स्पेसिफिकली नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये एक्टिव नाइट्रोजन गैस उन फ्रेजाइल चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से इफेक्टिवली बचाती है और उन्हें काफी लंबा टाइम तक फ्रेश और क्रिस्पी रखती है। तो अगली बार जब आप आराम से अपना फेवरेट स्नैक एंजॉय कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री की इन अमेजिंग लाइफ सेविंग बातों को जरूर याद कीजिएगा। What other everyday foods do you think use clever chemistry to stay completely fresh? Think about it. Thank you for joining me on this explainer. Stay curious and keep observing the amazing chemical world around you.